उत्तर लचीलापन। स्पष्टीकरण। वर्गीकरण प्रणाली में लचीलापन वह सिद्धांत है जो यह सुनिश्चित करता है कि जैसे जैसे ज्ञान का विस्तार होता है और नई शाखाएं या विषय उत्पन्न होते हैं, वैसे वैसे वर्गीकरण प्रणाली में उन्हें समायोजित करने की क्षमता हो। एक कठोर और अपरिवर्तनीय प्रणाली ज्ञान की प्रगति के साथ अप्रासंगिक हो सकती है, इसलिए लचीलेपन का होना आवश्यक है। प्रश्न 2। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? उत्तर कोलकाता। स्पष्टीकरण। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है और इसका प्रशासन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन होता है। यहाँ भारत की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों, पांडुलिपियों और अन्य दस्तावेजों का विशाल संग्रह है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948 पारित करके की गई थी। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से वर्गीकृत सूची के दो मुख्य भाग कौन से हैं? उत्तर श्रृंखला भाग और कालानुक्रम भाग। स्पष्टीकरण। वर्गीकृत सूची क्लासिफाइड कैटलॉग में सामग्री को एक सुव्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता को विषयानुसार जानकारी खोजने में आसानी हो। इसके दो मुख्य भाग होते हैं। एक श्रृंखला भाग क्लासिफाइड पार्ट। इसमें पुस्तकें उनके विषय के अनुसार वर्गीकृत की जाती हैं, यानी एक जैसे विषयों की पुस्तकें एक साथ दिखाई जाती हैं, जिससे शोधकर्ता या पाठक को एक विषय से संबंधित सभी सामग्री एक ही स्थान पर मिलती है। दो कालानुक्रम भाग क्रोनोलॉजिकल पार्ट। इसमें पुस्तकें उनके प्रकाशन वर्ष या क्रम के अनुसार सूचीबद्ध होती हैं। यह भाग विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब किसी विषय पर समय के अनुसार विकास को समझना हो। यह विभाजन पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं को बेहतर तरीके से जानकारी खोजने में सहायता करता है। सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण यूडीसी की उत्पत्ति किस वर्गीकरण पद्धति से हुई है? उत्तर डीडीसी। स्पष्टीकरण। सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण यूडीसी की उत्पत्ति ड्यूई दशमलव वर्गीकरण डीडीसी प्रणाली से हुई है। यूडीसी को 19वीं शताब्दी के अंत में बेल्जियम के दो विद्वानों पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फोंटेन ने विकसित किया था। उन्होंने डीडीसी को आधार बनाकर उसे और अधिक लचीला, विस्तृत और बहुआयामी बनाया ताकि यह केवल पुस्तकालयों के लिए ही नहीं बल्कि सूचना केंद्रों, दस्तावेजीकरण सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए भी उपयुक्त हो सके। यूडीसी में सांकेतिक चिन्हों, सिंबल्स और संपूरक सूचकांकों, ऑक्सिलरी टेबल्स का उपयोग करके विषयों को और गहराई से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिससे यह एक अत्यधिक विश्लेषणात्मक और बहुआयामी वर्गीकरण प्रणाली बन जाती है। प्रश्न 5. AACR 2 के अनुसार देखें सी और यह भी देखें सी ऑल्सो संदर्भों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर पाठक को एक शीर्षक से दूसरे शीर्षक की ओर निर्देशित करने के लिए। स्पष्टीकरण। AACR 2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड एडिशन एक मानक कैटलॉगिंग नियमावली है जिसका उद्देश्य पुस्तकालयों में सामग्री को व्यवस्थित और सुलभ बनाना है। इसमें देखें सी और यह भी देखें सी ऑल्सो संदर्भों का उपयोग पाठकों को वैकल्पिक या संबंधित शीर्षकों की ओर मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। देखें सी इसका उपयोग तब किया जाता है जब कैटलॉग में प्रविष्टि किसी भिन्न शब्द के अंतर्गत होती है और पाठक को सही शीर्षक तक पहुंचाने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। उदाहरण कंप्यूटर देखें संगणक। यह भी देखें सी ऑल्सो इसका उपयोग संबंधित या अतिरिक्त विषयों की ओर संकेत देने के लिए किया जाता है ताकि पाठक उस विषय से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जानकारी प्राप्त कर सके। उदाहरण शिक्षा। यह भी देखें बाल शिक्षा, उच्च शिक्षा।
इस तरह के संदर्भ कैटलॉग उपयोग को अधिक प्रभावी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र रूप से विभक्त फ्रीली फसीड प्रणाली नहीं है? उत्तर डीडीसी। स्पष्टीकरण। फ्रीली फसीड सिस्टम वह वर्गीकरण प्रणाली होती है जिसमें विभिन्न पक्षों फेसेट्स को स्वतंत्र रूप से संयोजित करके किसी विषय को वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रणाली में लचीलापन अधिक होता है और उपयोगकर्ता किसी भी क्रम में विभिन्न पक्षों को जोड़ सकता है। डीडीसी डुई डेसिमल क्लासिफिकेशन एक पूर्व संयोजित प्रीकोऑर्डिनेटेड प्रणाली है जो पहले से निर्धारित वर्गों और उपवर्गों पर आधारित होती है। इसमें विषयों को पहले से तय किए गए अनुक्रम में रखा जाता है, इसलिए इसे फ्रीली फसीड प्रणाली नहीं माना जाता। इसके विपरीत कोलन क्लासिफिकेशन सीसी और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूडीसी जैसे सिस्टम स्वतंत्र रूप से विभक्त फ्रीली फसीड प्रणालियां हैं क्योंकि वे विभिन्न पक्षों को लचीले ढंग से जोड़ने की अनुमति देती हैं। इसलिए डीडीसी एक स्वतंत्र रूप से विभक्त प्रणाली नहीं है। प्रश्न 7। डिजिटल पुस्तकालयों में ज्ञान संगठन प्रणाली केओएस को उपयोगकर्ताओं के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? उत्तर वेबसाइट पर थीम या श्रेणी टैग समूहों के रूप में। स्पष्टीकरण। केओएस नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का उद्देश्य जानकारी को एक सुसंगठित, संरचित और खोजने योग्य रूप में प्रस्तुत करना होता है। डिजिटल पुस्तकालयों में केओएस का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि उपयोगकर्ता आसानी से सामग्री तक पहुंच सकें। डिजिटल माध्यम में केओएस को निम्नलिखित रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। थीम आधारित समूह थीमैटिक ग्रुप्स। विषयों के आधार पर सामग्री को अलग अलग समूहों में बांटा जाता है, जैसे इतिहास, विज्ञान, साहित्य आदि। टैग्स सामग्री के साथ जुड़े कीवर्ड या विषयसूचक शब्द जिनके आधार पर उपयोगकर्ता समान विषय की अन्य सामग्री खोज सकते हैं। श्रेणियां कैटेगोरीज एक संरचित वर्गीकरण जैसे अनुक्रमणिका टैक्सोनॉमी का उपयोग कर सामग्री को विषय, स्तर या प्रकार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। इस तरह वेबसाइट पर केओएस का उपयोग यूजर इंटरफेस को बेहतर बनाता है, जिससे उपयोगकर्ता सरलता से अपनी आवश्यक जानकारी तक पहुंच पाते हैं। विषय निर्माण की कौन सी विधा सामान्य पद्धति के साथ बहुसंकर मल्टी हाइब्रिड के समतुल्य है? उत्तर आसवन विधा। स्पष्टीकरण। विषय निर्माण सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन में विभिन्न विधियों का प्रयोग करके किसी दस्तावेज या सामग्री के मुख्य विषय को निर्मित किया जाता है। इनमें से एक विधि है आसवन विधा डिस्टिलेशन मेथड। आसवन विधा में किसी विषय की पहचान करते समय कई पहलुओं फेसेट्स या विभिन्न विषयों के मिश्रण से एक संक्षिप्त और केंद्रित विषय निकाला जाता है, जो कि मल्टी हाइब्रिड संरचना के समान होता है। यह विधि सामान्य पद्धति के साथ विषयों के संयोजन को इस प्रकार करती है कि उपयोगकर्ता को विषय की मुख्य भावना या अर्थ प्राप्त हो सके, भले ही वह कई विषयों का मिश्रण हो। इसलिए यह विधा सामान्य पद्धति के साथ बहुसंकर मल्टी हाइब्रिड के समतुल्य मानी जाती है। यह विधि अधिकतर जटिल दस्तावेजों के विषयों को सरल और उपयोग योग्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपनाई जाती है। प्रश्न 9. निम्नलिखित में से कौन सा आईएसबीडी विवरण के 8 क्षेत्रों में से एक नहीं है? उत्तर कॉपीराइट क्षेत्र। स्पष्टीकरण। आईएसबीडी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो बिब्लियोग्राफिक सामग्री जैसे पुस्तक, पत्रिका आदि के विवरण को एक समान और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया है। आईएसबीडी के अंतर्गत 8 मुख्य विवरण क्षेत्र होते हैं। 1. शीर्षक और कथन क्षेत्र टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। 2. संस्करण क्षेत्र एडिशन एरिया। 3. विशेष प्रकार की सामग्री या प्रकार के दस्तावेज का विशेष क्षेत्र मटेरियल और टाइप ऑफ रिसोर्स स्पेसिफिक एरिया।
4 प्रकाशन वितरण आदि क्षेत्र, पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। एरिया 5 भौतिक विवरण क्षेत्र, फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया। 6 श्रृंखला क्षेत्र, सीरीज एरिया। 7 नोट क्षेत्र, नोट एरिया। 8 मानक संख्या और उपलब्धता क्षेत्र, स्टैंडर्ड नंबर एंड टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी एरिया। इन 8 मानकीकृत क्षेत्रों में कॉपीराइट क्षेत्र शामिल नहीं है। किसी मूल विषय को किस प्रकार सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है? उत्तर कई संयोजित और जटिल विषयों से निर्मित। प्रश्न 11 किस प्रकार की वर्गीकरण योजना किसी वस्तु को अनेक विशेषताओं में निरूपित करने की सुविधा देती है? उत्तर फलकीय। स्पष्टीकरण फलकीय वर्गीकरण फसीट क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रणाली है जो किसी वस्तु या विषय को उसकी अनेक विशेषताओं फेसेट्स के आधार पर अलग अलग दृष्टिकोणों से वर्गीकृत करने की अनुमति देती है। इसमें एक वस्तु को केवल एक श्रेणी में नहीं बांधा जाता, बल्कि उसकी विभिन्न गुणों या पहलुओं को अलग अलग फलकों फेसेट्स में विभाजित किया जाता है, जैसे विषय, प्रकार, स्थान, समय, अन्य गुण। इस प्रकार यह वर्गीकरण योजना वस्तु या विषय की जटिलताओं और विविधताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जिससे खोज और ज्ञान प्रबंधन अधिक प्रभावी होता है। प्रश्न 12 कोलन वर्गीकरण सीसी के संबंध में सही कथन कौन सा है? उत्तर यह अंकों, रोमन अक्षरों और विराम चिन्हों के संयुक्त संकेत का उपयोग करता है। स्पष्टीकरण कोलन वर्गीकरण पद्धति, जो कि भारतीय पुस्तकालय विज्ञानी श्री एस.आर. रूमानी द्वारा विकसित की गई है, एक फलकीय वर्गीकरण प्रणाली है। इसमें विषय को उसके विभिन्न पहलुओं फलकों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक फलक को एक या अधिक संकेतों जैसे अंक, रोमन अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। इन संकेतों को कोलन हैप्पी स्माइली जैसे विराम चिन्हों द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे जटिल और सटीक वर्गीकरण संभव हो पाता है। इस प्रणाली का उद्देश्य विषयों की जटिलता और विविधता को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना है। संकेतन नोटेशन में निर्धारित विषयों के व्यवस्थित रूप को संरक्षित करता है। उत्तर वैचारिक धरातल। रगनथन के वर्गीकरण के सिद्धांत कैनॉन्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कैनॉन्स का मतलब है नियम, सिद्धांत, मानक या मॉडल जो वर्गीकरण की योजना क्लासिफिकेशन स्कीम को डिजाइन करने और लागू करने में मदद करते हैं। रगनथन ने वर्गीकरण के काम को समझाने के लिए 3 मुख्य धरातल प्लेन्स बताए हैं और हर धरातल के लिए अलग अलग नियम कैनॉन्स निर्धारित किए हैं। एक आइडिया प्लेन वैचारिक धरातल। यह धरातल ज्ञान के ब्रह्मांड यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के सभी पहलुओं को उनकी संरचना, गुण, प्रकार और संबंधों के आधार पर विश्लेषित करता है। इसमें वर्गीकरण योजना के 5 मुख्य सिद्धांत होते हैं। ए कैनॉन्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स गुणों के लिए नियम। बी कैनॉन्स फॉर सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स गुणों की अनुक्रमणिका के नियम। सी कैनॉन्स फॉर अरे क्रम के नियम। डी कैनॉन्स फॉर चेन श्रृंखला के नियम। ई कैनॉन्स फॉर फिलिएटरी सीक्वेंस अनुक्रमिक संबंधों के नियम। 2 वर्बल प्लेन शाब्दिक धरातल। यह धरातल भाषा और शब्दों के उपयोग से संबंधित है। क्योंकि प्राकृतिक भाषा में अक्सर अस्पष्टता, समानार्थी शब्द सिनोनिम्स और बहुअर्थी शब्द होमोनिम्स होते हैं, इसलिए शब्दों के चयन और उपयोग के लिए कुछ नियम बनाना जरूरी होता है। इसमें नियम हैं: ए कैनॉन्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट संदर्भ के नियम। बी कैनॉन्स ऑफ एन्यूमरेशन सूचीबद्ध करने के नियम। सी कैनॉन्स ऑफ करेंसी नवीनता के नियम। डी कैनॉन्स ऑफ रेटिसेंस संयम के नियम। 3 नोटेशनल प्लेन संकेतन धरातल। यह धरातल वैचारिक धरातल की व्यावहारिक क्रियान्वयन से जुड़ा है। इसमें संकेतन प्रणाली नोटेशन सिस्टम
के नियम होते हैं जो विषयों को व्यवस्थित और सुविधाजनक तरीके से दर्शाते हैं। इसमें कई नियम होते हैं जैसे ए. कैनन ऑफ सिनोनिम समानार्थी शब्द, बी. कैनन ऑफ होमोनिम बहुअर्थी शब्द, सी. कैनन ऑफ रिलेटिविटी एंड यूनिफॉर्मिटी सापेक्षता और एकरूपता, डी. कैनन ऑफ हायरार्की एंड नॉन हायरार्की पदानुक्रम और गैर पदानुक्रम, ई. कैनन ऑफ मिक्स्ड एंड प्योर नोटेशन मिश्रित और शुद्ध संकेतन, एफ. कैनन ऑफ फसीड एंड नॉन फसीड नोटेशन फलकीय और गैर फलकीय कोएक्सटेंसिवनेस एंड अंडर एक्सटेंसिवनेस परिपूर्णता और अपरिपूर्णता। अतिरिक्त नियम कैनॉन्स फॉर हॉस्पिटैलिटी। वर्गीकरण प्रणाली में नई जानकारी और विषय जोड़े जाने के लिए नियम कैनॉन ऑफ एक्सट्रैपोलेशन एंड इंटरपोलेशन इन अरे एंड चेन क्रम और श्रृंखला में विस्तार और मध्यस्थता के नियम। सारांश में आइडिया PLANE विषयों की संरचना और संबंधों के सिद्धांत, वर्बल PLANE भाषा और शब्दों के चयन के नियम, नोटेशनल PLANE विषयों को कोड और चिन्हों के माध्यम से व्यवस्थित करने के नियम। प्रश्न 14. स्कोस सरल ज्ञान संगठन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? उत्तर नियंत्रित शब्दावली व योजनाओं का मॉडल प्रदान करना। स्पष्टीकरण स्कोस सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एक मानक है जो वेब और सूचना प्रणालियों में विषयवस्तु और ज्ञान के संगठन के लिए विकसित किया गया है। इसका मकसद है नियंत्रित शब्दावली जैसे थिसॉरस टैक्सोनॉमी वर्गीकरण योजनाएं का एक सामान्य और साझा मॉडल बनाना, सूचना संसाधनों के विषयों अवधारणाओं और श्रेणियों को वेब पर मानकीकृत तरीके से निरूपित करना ताकि विभिन्न प्रणालियां एक दूसरे के साथ बेहतर संवाद कर सकें। वेब संसाधनों के लिए विषयवस्तु की खोज, पुनः प्राप्ति और इंटीग्रेशन को आसान बनाना। यह RDF रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क पर आधारित है और इसे W3C द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न 15. मुख्य वर्ग के रूप में विविध जेनरेलिया को कैसे परिभाषित किया गया है? उत्तर ऐसी रचनाएं जिन्हें किसी एक वर्ग में नहीं रखा जा सकता। DDC और UDC में जटिल विषयों का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है? उत्तर नियमों और सिद्धांतों द्वारा। स्पष्टीकरण DDC और UDC दोनों ही दशमलव वर्गीकरण प्रणालियां हैं जो विषयों को संख्यात्मक कोड देकर व्यवस्थित करती हैं। जटिल विषयों को दर्शाने के लिए ये प्रणालियां विशेष नियमों रूल्स और सिद्धांतों प्रिंसिपल्स का उपयोग करती हैं जिनसे विभिन्न विषयों को संयोजित सिंथेसाइज किया जाता है। उदाहरण के लिए UDC में फलकीय फसीड और संयोजित सिंथेसाइज्ड वर्गीकरण की सुविधा होती है जहां कई विषयों को जोड़कर जटिल विषय बनाए जाते हैं। DDC में भी संयोजन के लिए कुछ कोड और संकेत होते हैं लेकिन UDC में यह अधिक लचीला और विस्तृत है। इन नियमों के माध्यम से विभिन्न विषयों के बीच के संबंधों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है जिससे उपयोगकर्ता को सही जानकारी तक पहुंचना आसान होता है। प्रश्न 17. विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक वर्गीकरण की विशेषता क्या है? उत्तर सिद्धांतों और उत्पत्तियों द्वारा निर्देशित। स्पष्टीकरण विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक वर्गीकरण एनालिटिको-सिंथेटिक क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जटिल विषयों को छोटे छोटे हिस्सों विश्लेषण में तोड़ा जाता है और फिर उन्हें नियमों के आधार पर पुनः संयोजित संश्लेषण किया जाता है। इसमें विषयों के विभिन्न पहलुओं फलकों को अलग अलग पहचान कर उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर संयोजन किया जाता है। यह प्रक्रिया निश्चित सिद्धांतों प्रिंसिपल्स और उत्पत्तियों पोस्ट्यूलेट्स के अनुसार होती है ताकि वर्गीकरण सटीक और व्यवस्थित हो। उदाहरण के तौर पर कोलन वर्गीकरण कोलन क्लासिफिकेशन और UDC इस प्रकार की प्रणाली के उदाहरण हैं। स्पष्ट एक्सप्लिसिट और अव्यक्त टैसिट ज्ञान में क्या अंतर है? उत्तर स्पष्ट ज्ञान खुलकर व्यक्त होता है, अव्यक्त ज्ञान व्यक्तिगत और अप्रकट रह सकता है। स्पष्टीकरण
स्पष्ट ज्ञान, एक्सप्लिसिट नॉलेज। यह ज्ञान लिखित, बोली हुई या किसी माध्यम से आसानी से साझा किया जा सकता है। उदाहरण पुस्तकें, दस्तावेज, नियम, प्रक्रियाएं, आंकड़े। इसे रिकॉर्ड किया जा सकता है और आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। अव्यक्त ज्ञान, टैसिट नॉलेज। यह व्यक्तिगत अनुभव, अंतर्ज्ञान, कौशल या समझ होती है जो शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं की जा सकती। उदाहरण किसी कलाकार की कला का कौशल, किसी अनुभवी व्यक्ति की समस्या सुलझाने की क्षमता। इसे केवल अनुभव, अभ्यास और सीधे संपर्क से ही जाना जा सकता है। प्रश्न 19। ISBD विराम चिन्ह का प्रयोग किसके लिए होता है? उत्तर, पहले क्षेत्र को छोड़कर विभिन्न क्षेत्रों को पृथक करने के लिए। प्रश्न 20। ज्ञान की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, अमूर्त, अंतर्णीय और सतत। प्रश्न 21। वर्गीकरण के गतिशील सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर, अधिक विवरण और यथार्थता के साथ योजनाओं का विकास। प्रश्न 22। USMARC और कैन मार्क के संयोजन से कौन सा प्रारूप विकसित हुआ? उत्तर, मार्क 21। स्पष्टीकरण। USMARC और कैन मार्क दोनों मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग प्रारूप की अलग अलग राष्ट्रीय प्रणालियां थीं। USMARC अमेरिका की मार्क प्रणाली थी, जबकि कैन मार्क कनाडा की। दोनों प्रणालियों के संयोजन और सुधार के बाद मार्क 21 नामक एक एकीकृत और मानकीकृत प्रारूप विकसित किया गया। मार्क 21 को अब दुनिया भर के पुस्तकालय और सूचना केंद्र अपनाते हैं, जो पुस्तकालय सूचनाओं के आदान प्रदान और संग्रह के लिए एक मानक भाषा है। एक मशीन पठनीय सूची क्या समर्थित कर सकती है? उत्तर, किसी भी बिब्लियोग्राफिक अवयव द्वारा खोज। प्रश्न 24। फर्रादने की अनुक्रमण प्रणाली को क्या कहा जाता है? उत्तर, संबंधात्मक अनुक्रमण, रिलेशनल इंडेक्सिंग। प्रश्न 25। RDA किन मॉडल पर आधारित है? उत्तर, FRBR और फ्रैड। RDA रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस मॉडल, FRBR फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स और फ्रैड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर अथॉरिटी डेटा पर आधारित है। प्रश्न 26। पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रथम वैयाकरण किसे माना जाता है? उत्तर, SR रंगनाथन। प्रश्न 27। किस घोषणा के अनुसार सूचना साक्षरता और आजीवन अधिगम को आवश्यक माना गया है? उत्तर, अलेक्जेंड्रिया घोषणा, द अलेक्जेंड्रिया प्रोक्लेमेशन। प्रश्न 28। ज्ञान संगठन में विषय का मुख्य गुण क्या है? उत्तर, विस्तार और अंतर्वस्तु, एक्सटेंशन एंड इंटेंशन। प्रश्न 29। निम्न में से कौन सा मशीन पठनीय संचार प्रारूप नहीं है? उत्तर, AACR2। स्पष्टीकरण। AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, सेकेंड एडिशन एक कैटलॉगिंग नियमावली है जो पुस्तकालयों में संसाधनों के विवरण के लिए मानक निर्देश प्रदान करती है। यह एक मशीन पठनीय प्रारूप, मशीन रीडेबल फॉर्मेट नहीं है, बल्कि यह एक मानक नियमावली, कैटलॉगिंग कोड है। इसके विपरीत मार्क जैसे प्रारूप मशीन पठनीय संचार प्रारूप हैं, जो कंप्यूटर द्वारा पढ़े और संसाधित किए जा सकते हैं। इसलिए AACR2 को मशीन पठनीय संचार प्रारूप नहीं माना जाता। प्रश्न 30। वर्गीकरण के सिद्धांतों के अनुसार जीवनी को कहाँ रखा जाना चाहिए? उत्तर, उस व्यक्ति के विषय क्षेत्र में जिसके बारे में पुस्तक है। प्रश्न 31। सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण UDC की प्रकृति क्या है? उत्तर, यह परिगणनात्मक और फलकीय दोनों का संयोजन है। प्रश्न 32। RDA का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। प्रश्न 33। UDC पदानुक्रम में क्या विशेषता जोड़ता है? उत्तर, विषयों के बीच संबंध व्यक्त करने की क्षमता।
प्रश्न 34. वर्गीकरण में रहस्यवाद विषय किनके बीच आता है? उत्तर विज्ञान और मानविकी। प्रश्न 35. संकेतन का लचीलापन पुस्तकालय को क्या करने की अनुमति देता है? उत्तर संरचना बिगाड़े बिना विस्तार या संशोधन करना। साहित्यिक प्रमाण सिद्धांत क्या कहता है? उत्तर केवल प्रकाशित साहित्य की उपलब्धता के अनुसार विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। प्रश्न 37. इंटरलाइब्रेरी लोन इल में सूची का क्या कार्य है? उत्तर अन्य पुस्तकालयों के संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना। प्रश्न 38. डाटा, सूचना और ज्ञान में सही अंतर कौन करता है? उत्तर डेटा और सूचना मूर्त हैं, ज्ञान अमूर्त है। प्रश्न 39. कैटलॉगिंग में कॉलोकेशन सिद्धांत का क्या अर्थ है? उत्तर एक ही लेखक की रचनाओं को साथ रखना। प्रश्न 40. भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की मद 12 के अनुसार पुस्तकालय किस प्रकार का विषय है? उत्तर राज्य विषय। प्रश्न 41. निम्न में से कौन ज्ञान संगठन प्रणाली KOS का उदाहरण नहीं है? उत्तर इन्वेंटरी लॉग। प्रश्न 42. वर्णानुक्रमिक विषय अनुक्रमण का व्यवस्थित उपयोग कब शुरू हुआ? उत्तर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। प्रश्न 43. प्रथम प्रकाशित ISBD कौन सा था? उत्तर ISBD M मोनोग्राफिक प्रकाशन -1971। प्रमुख ISBD के प्रकार: एक ISBD M मोनोग्राफिक पब्लिकेशंस, मोनोग्राफिक एकल खंड वाली पुस्तकें और प्रकाशन के लिए। 2. ISBD S सीरियल्स एंड अदर कंटिन्यूइंग रिसोर्सेस, जर्नल, पत्रिकाएं, समाचार पत्र और अन्य निरंतर जारी होने वाले संसाधनों के लिए। 3. ISBD CM कार्टोग्राफिक मटेरियल्स, मानचित्र, नक्शे और अन्य भूस्थानिक सामग्री के लिए। 4. ISBD एयर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए। 5. ISBD A ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, ध्वनि, वीडियो, फिल्म आदि के लिए। 6. ISBD NBM नॉन बुक मटेरियल्स, गैर पुस्तक सामग्री जैसे रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ आदि के लिए। 7. ISBD G जनरल। प्रश्न 44. कटर के अनुसार जनसुविधा सिद्धांत किस पर बल देता है? उत्तर उपयोगकर्ता की सुविधा सर्वोपरि है। प्रश्न 45. कैटलॉगिंग कोड का उद्देश्य क्या है? उत्तर एकरूपता और स्थिरता बनाए रखना। प्रश्न 46. रंगनाथन के अनुसार विषय निर्माण की कौन सी विधा नहीं है? उत्तर ज्ञानमीमांसा एपिस्टेमोलॉजी। प्रश्न 47. पुस्तकालयों में उपयोगकर्ता शिक्षा की सामान्य विधि क्या है? उत्तर पुस्तकालय अभिमुखीकरण कार्यक्रम। निम्न में से कौन सा कौशल सूचना साक्षर व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है? उत्तर पुस्तकालय संग्रह विकास पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। प्रश्न 49. रंगनाथन के 5 नियमों में विषयों के लिए दी गई समानता कहाँ से ली गई है? उत्तर रासायनिक पदार्थों की समानता, तत्व, यौगिक मिश्रण। रंगनाथन के 5 नियम 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 1. बुक्स आर फॉर यूज। 2. एवरी रीडर हिज हर बुक। 3. एवरी बुक इट्स रीडर। 4. सेव द टाइम ऑफ द रीडर। 5. द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। प्रश्न 50. UDC में सामान्य सहायक और विशेष सहायक में अंतर क्या है? उत्तर सामान्य सहायक सार्वभौमिक होते हैं, विशेष सहायक विषय विशिष्ट होते हैं।